प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 11 के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का सीरीज चल रहा है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में। एनसीईआरटी की बुक में ये आर्टिकल नंबर 3.3 है। इसे कंप्लीट करने के बाद आर्टिकल नंबर 3.3 को कंप्लीट हम जैसे कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम इसी सीरीज में 3.3.1 जो इसका सब पार्ट आने वाला है, हम डिस्कस करने वाले हैं फंक्शंस के वैल्यूज के बारे में। और 3.3.2 में जो डिस्कस करेंगे वो होगा इसका साइन। तो ये दो आने वाले क्लासेस में होने वाले हैं। तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में जानने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, देखते हैं क्या है हमारे इस चैप्टर में। तो बच्चों, आपको पता है मैं जब इस सीरीज को पढ़ा रहा हूँ, मेरा एम है आपको हर एक बारीक चीज़ों को, बेसिक चीज़ों के बारे में बताना। इसलिए मैं बहुत इलेबरेट करके पढ़ाने वाला हूँ, जिसकी वजह से टाइम कंजम्पशन हमारा थोड़ा बढ़ जाएगा, लेकिन आप जो सीखेंगे वो बहुत ही इन डेप्थ सीखेंगे। तो अगर आप इन डेप्थ सीखना चाहते हैं तो कंटिन्यू कर सकते हैं इस सीरीज को, जहाँ पर एकदम इन डेप्थ आपको पढ़ाया जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में। देखिए, इन अर्लियर क्लासेस वी हैव स्टडीड ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज फॉर एक्यूट एंगल्स। एक्यूट एंगल के बारे में आपको पता है, लेस देन 90 डिग्री, उसके ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के बारे में हम लोगों ने जाना, जिसमें हम लोगों ने साइन कॉस टैन के बारे में पढ़ा था। तो ये जो वर्ड आ रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज से डिफरेंट है। क्या डिफरेंस है, यही हम लोग यहाँ डिस्कवर करने वाले हैं। एक्चुअली हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को ही, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किस तरह से डिफर है ये जानेंगे। एज द रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, यही ना हम लोगों ने पढ़ा था कि जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है वो क्या है, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल के दो साइड्स का रेशियो है। वी विल नाउ एक्सटेंड द डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो टू एन एंगल इन द टर्म्स ऑफ रेडियन मेजर्स। तो जो हम लोगों ने पढ़ा था उसे रेडियन मेजर के फॉर्म में पढ़ेंगे, एंड वी आर गोइंग टू स्टडी दिस एज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो आप लोगों ने ये डिस्कवर कर लिया, जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में हम लोगों ने एंगल पढ़ा था, अगर उस एंगल को स्विच कर दे इन टर्म्स ऑफ रेडियन, तो जो कंसेप्ट डेवलप होता है वही है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। क्लियर हो गया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, अगर किसी से आप पूछेंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, दे विल से दोनों सेम है। आप लोगों ने यहाँ नोटिस की कि दोनों सेम नहीं है। अगर हम एंगल्स में जिस एंगल्स को हम लोगों ने एक्यूट एंगल्स पढ़ा था, उनको अगर हम रेडियन में कन्वर्ट करके डिस्कस करेंगे तो वो होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब चलिए इलैबोरेट करते हैं। कंसिडर अ यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल का मतलब एक ऐसा सर्कल जिसका रेडियस यूनिट यानी 1 है। अब यूनिट में 1 क्या हो सकता है? 1 सेंटीमीटर। आपके पास आप जानना चाहेंगे कि इसकी यूनिट क्या है, तो यूनिट का मतलब 1, लेकिन क्या 1 क्या? सेंटीमीटर, किलोमीटर, मीटर, आप इसे अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब हम लोग कॉपी में ऑलवेज 1 सेंटीमीटर में करेंगे। मे बी यू आर गोइंग टू कंसिडर कि 2 सेंटीमीटर ही आपका यूनिट है, तो आप 2 सेंटीमीटर भी कंसिडर कर सकते हैं। मतलब जो भी है वो आपने उसे यूनिट कंसिडर कर लिया। विथ सेंटर एट ऑरिजिन, तो आपने क्या लिया है? कार्टेशियन एक्सिस लिए हैं। इन दोनों जो कोऑर्डिनेट एक्सिस का जो ऑरिजिन पॉइंट है उसको आपने सर्कल का सेंटर बनाया है, और ये लेंथ यूनिट है 1 है। लेट पी ए बी, तो आपने एक मूविंग पॉइंट ले लिया है P, जिसका कोऑर्डिनेट है ए बी, मतलब एक्स एक्सिस में A, वाई एक्सिस में B। बी एनी पॉइंट ऑन द सर्कल विथ एंगल AOP, तो आपके पास ये जो पॉइंट है AB, इसका जो कोऑर्डिनेट है वो कुछ इस तरह से AB, यहाँ पर देखिए पॉइंट को सिचुएट किया गया है, और जब आप इसे ऐड करोगे तो आपको पता है ये इनिशियल लाइन, ये फाइनल लाइन, यहाँ पर एंगल बन रहा है, तो ये जो मेजरमेंट है वो है x। क्लियर हो गया? तो वही यहाँ पर बताया गया x रेडियन। डेफिनेटली अगर ये x है तो लेंथ ऑफ द आर्क जो है वो भी हमारा x हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था लेंथ ऑफ द आर्क जो होता है थीटा इज इक्वल्स टू L बाई आर वाला फॉर्मूला आपको याद है? थीटा इज इक्वल्स टू L बाई आर, तो थीटा हमारे पास x है, L की वैल्यू L है, और R अगर हम कैलकुलेट करें तो हम लोगों ने बताया ना कि रेडियस इसका यूनिट है 1, तो L इज इक्वल्स टू क्या निकला? x। तो आप लोगों को यहाँ पर जो x दे दिया गया वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि x क्यों दिया गया है, L की वैल्यू, और लेंथ ऑफ द आर्क क्यों x हो जाएगा अगर रेडियन x है। तो क्लियर हो गया डेफिनेशन। आगे बढ़ते हैं। वी डिफाइन, अब इसके बाद वी डिफाइन cos x इज इक्वल्स टू a एंड sin x इक्वल्स टू b। अब यहाँ पर ये जो डेफिनेशन साफ लिख दिया गया है कि cos x इज इक्वल्स टू a, sin x इक्वल्स टू b, ये कैसे आया? इसके लिए आपको इस पूरे फिगर को ठीक से समझना पड़ेगा। वी डिफाइन cos x इज इक्वल्स टू a, तो सबसे पहले आपको याद करना होगा cos x का डेफिनेशन क्या था। चलिए मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, sin का डेफिनेशन और cos का डेफिनेशन। मैं यहाँ पर एंगल x की जगह पर ब्लैंक छोड़ दे रहा हूँ, आप लोग उसे अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से बार बार फिलअप करेंगे। कहीं x दिया है, कहीं थीटा दिया है, उसके हिसाब से। साइन का डेफिनेशन था पंडित बद्री प्रसाद, बद्री यहाँ हो गया, हरी हरी बोल। तो हम लोगों को साइन का डेफिनेशन पता था, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, राइट? परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज इस फिगर में से आपको सॉर्ट आउट करके फाइंड आउट करके निकालना पड़ेगा। आप देखिए इसमें यह रेडियस a है, ये रेडियस 1 है हमारा, आपको पता है। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है इसे ही हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पर अगर पॉइंट रीच किया है तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस b है, और ये जो डिस्टेंस है अगर यहाँ रीच किया है तो x में डिस्टेंस a मेजर किया। अब यहाँ एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है, जिसका परपेंडिकुलर कितना दिख रहा है आपको? परपेंडिकुलर, अगर ये आपका एक्यूट एंगल है तो परपेंडिकुलर इसका सामने वाला होगा, तो b। और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है? हाइपोटेन्यूज 1, तो साइन की वैल्यू क्या निकल रही है? b अपॉन 1 यानी कि b। ये डेफिनेशन समझ में आया?
तो देखिए कितनी बारीक सारी चीजें यहाँ पर दी हुई हैं, और cos x का बिल्कुल उसी तरह से होगा। होता क्या है कि हम बच्चों को चूंकि एक्सप्लेन नहीं करते हैं और हम सब आपको कहते हैं कि बस इसे समझ लो, इसे समझ लो, तो आप बारीक चीजों को कनेक्ट नहीं कर पाते हो कि उनको समझना कैसे। तो अपने प्रीवियस नॉलेज से ही ये कंटिन्यू किया जा रहा है, इसलिए मैं सीबीएसई की बुक्स को सबसे ज्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि सीबीएसई की बुक में इन सारी चीजों का ये जो प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट बहुत अच्छे से क्लियरली दिया जाता है, मेंशन किया जाता है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि बाकी बोर्ड की बुक्स में नहीं दिया जाता है, लेकिन बहुत सारे बुक है जो फोकस्ड है किसी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए, तो वो इन सारी चीजों पर उतना गौर नहीं करते जितना बेसिक तरीके से एनसीईआरटी डेवलप होता है। इसलिए मैं बहुत ज्यादा प्रेफर करता हूँ एनसीईआरटी की बुक्स को। तो चलिए, आपको समझ में आया, आप लोगों ने ये समझ लिया वी डिफाइन cos x = a और sin x = b। बहुत जगह पर क्या होगा, आपको कह दिया जाएगा ये ऐसे डिफाइन हुआ है, लेकिन डिफाइन क्यों हुआ है आपको इस फिगर से मैं रिलेट करके समझाता हुआ जा रहा हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। सिंस ट्रायंगल OMP कहां पर है, OMP यानी ये जो ट्रायंगल हम लोगों ने बनाया उसी की बात की गई, इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, वी कैन से OM² + MP², OM² + MP²। क्लियर दिख रहा है? OM की बात मतलब A की बात और MP यानी B की बात, इज इक्वल्स टू OP², यानी कि यहाँ पर आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। वही डेफिनेशन लिखा हुआ है राइट एंगल ट्रायंगल पे। अब इन सब का मेजरमेंट आपको पता है, OM की वैल्यू आपको A पता है, आपने A सब्स्टिट्यूट किया, MP की वैल्यू आपको B पता है, आपने B सब्स्टिट्यूट किया, इक्वल्स टू OP आपको वैल्यू 1 पता है तो 1 सब्स्टिट्यूट किया, तो क्या निकला A² + B² इक्वल्स टू 1। अब आपने A और B की वैल्यू देखी है, A की वैल्यू क्या है cos, B की वैल्यू क्या है sin, तो आप क्या लिखोगे cos² + sin² इक्वल्स टू 1। ये एक आइडेंटिटी है। मैंने आपको बताया था कि जब हम लोग प्रिलिमिनरीज को पढ़ रहे हैं, इन सब चीज को जान के रखिए, क्योंकि वो प्रिलिमिनरीज का अप्रोच क्लास 10 के बेसिस पर था और क्लास 11 में देख रहे हैं हम लोग किस तरह से उन सारी चीजों को कनेक्ट कर रहे हैं। प्रिलिमिनरीज को पढ़ के आना था 10 के बेसिस पे, अब हम लोग 11 में से डेवलप कर रहे हैं, और ये यहाँ पर काफी रैंडम आने वाला है। हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस डिस्कस करते करते आइडेंटिटी डिस्कस कर रहे हैं, आइडेंटिटी यहीं पर इंट्रोड्यूस हो जा रही है। इवन हम नोटिस करेंगे कि अभी हम थोड़ी देर में जो हम लोगों ने अपने प्रिलिमिनरीज की क्लास में एक टेबल बनाना सीखा था, वो भी हम इसी चैप्टर के बीच में देखेंगे। तो अगर आप लोगों ने वो जान रखी है, प्रिलिमिनरीज को सब कुछ समझ लिया हुआ है, तो आप लोग इसके साथ काफी अच्छे से रिलेट कर पाएंगे और आसानी से समझ पाएंगे कि किस तरह से ये डेवलप हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। तो एक आइडेंटिटी हम लोगों ने स्टैब्लिश कर ली, सिंस 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। ये हम लोगों ने अपने पिछले क्लास में भी देखा था जब हम एक्सरसाइज का सॉल्यूशन कर रहे थे। सेंटर ऑफ एन सर्कल एंगल AOB इज इक्वल टू π/2। ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप लोग देख रहे हैं कि एक पूरा जो कंप्लीट रिवॉल्यूशन है जब आप कंप्लीट करते हो तो वो 2 पाई होता है। सेंटर ऑफ द सर्कल एंगल AOB इज इक्वल टू π/2। आप एंगल AOB को थोड़ा देख लो, किससे कहा जा रहा है, AOB, राइट। तो ये 90 ये दो कार्टेशियन एक्सिस एक दूसरे के ऊपर में परपेंडिकुलर है, तो ऑब्वियसली ये 90 डिग्री पे होगा। अब हम लोग फिगर को छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए अब हम लोगों को थोड़ी दिक्कत होगी क्योंकि बार बार फिगर में बैक करना पड़ेगा। यहाँ लिखा गया है एंगल AOC इज इक्वल टू पाई। एक्चुअली जो सर्कल हमारे पास दिया गया था उस सर्कल का पूरा एक रेडियस दिया गया है, आप अपने बुक से इसे देखते हुए चलें। आपको दिया गया है AOC इज इक्वल टू पाई, और अगर आप AOD की बात करें यानी नीचे की तरफ जाए तो वो 3π/2 हो जाएगा। ये सारी चीजें हम लोगों ने ऑलरेडी डेफिनेशन में पढ़ लिया है जब हम लोगों ने डिस्कशन स्टार्ट किया था अपने एसोसिएटिव एंगल का। ऑल एंगल्स विच आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2 आर कॉल्ड क्वाड्रेंटल एंगल्स। याद रखिएगा, जो भी π/2 के एंगल्स होते हैं उनको हम लोग क्वाड्रेंटल एंगल्स कहते हैं। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट A, B, C, D आर रेस्पेक्टिवली। आपको बता दिया गया है, कोऑर्डिनेट्स आपको पता है किस तरह से मेजर करते हैं। चूंकि हमारा यूनिट लेंथ है इसीलिए सब में +1 और -1 हुआ है। Therefore the quadrantal angles we have cos 0 is equals to 1, sin 0 is equals to 0। अब 0 डिग्री के इसको 0 डिग्री को डिफाइन करने के बाद यहाँ लिखा है cos π/2 is equals to 0, sin π/2 is equals to 1। ये चीज जो आपको लिखा जा रहा है, आई होप कि अगेन आप लोगों को ये डाउट हो रहा होगा कि सर cos 0 को इन्होंने 1 डायरेक्टली कैसे लिख दिया। हाँ, हम लोगों ने टेबल में पढ़ा है कि sin की वैल्यू और cos की वैल्यू अलग अलग होती है। sin 0 डिग्री पे 0 देता है, cos 0 डिग्री पे 1 देता है। हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है, लेकिन यहाँ इन लोगों ने डायरेक्टली कैसे लिखा। अगर आप इन कोऑर्डिनेट ये जो हमारे सिस्टम के वैल्यूज आए हैं, इन सारे वैल्यूज को ग्राफ में जाके पुट करेंगे, ग्राफ में नहीं हमारे इस डायग्राम पे पुट करेंगे तो देखिए आपको समझ आ रहा है। देखिए सारे पॉइंट्स पुट किए हुए हैं। यहाँ का 0 1 है, ये 1 0 है, 0 1 है, ये -1 0 है। क्यों -1 0 है? क्योंकि ये -1 गया है और y पे यहाँ कुछ नहीं है इसलिए 0। ये यहाँ पर 0 -1 क्यों है? क्योंकि x में कहीं मूव नहीं किया है इसलिए x में 0, y में कहाँ गया है, नीचे की तरफ यानी -1। इस तरह से कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अब आपसे बोला जा रहा है कि cos 0 की वैल्यू, तो cos का वैल्यू क्या होता है, a, cos x का वैल्यू होता है a। यहाँ पर आपके पास क्या आ रहा है, अगर आप उसे मेजरमेंट में समझ लेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। a की मेजरमेंट आपको तो x में कुछ मूव ही नहीं करना है, ठीक है। तो जब आप x में मूव ही नहीं करेंगे तो वैल्यू 0 आ जाएगी। वही वैल्यू यहाँ पर आपको दिया गया है। देखिए आप यहाँ पर वैल्यू लिखा गया cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1। इस तरह से ये सारे वैल्यूज
फाइंड आउट किया गया है। और ये सिर्फ एक पर्टिकुलर एंगल पे नहीं बल्कि π/2 के मल्टीपल्स पर भी आपको दिया गया है। देखिए π/2 के जितने मल्टीपल्स हैं उन पर ये वैल्यू दे दिया गया है। अब आप बोलेंगे कि सर ये तो π/2 का मल्टीपल नहीं है, 2π जी ये भी मल्टीपल है। अगर मैं करूँ 4 × π/2 तो ये क्या हो जाएगा, 2 इसको कैंसिल करके ये हो जाएगा 2π। अंडरस्टूड। तो ये जो 2π लिखा हुआ है ये π/2 का फोर्थ मल्टीपल है जो यहाँ पर है। देखिए π/2 का फर्स्ट मल्टीपल, π/2 का सेकंड मल्टीपल जो है वो पाई हो गया, थर्ड मल्टीपल 3π/2 हो गया, फोर्थ मल्टीपल 2π हो गया। इस तरह से ये चलते हुए आ रहा है। तो ये सभी π/2 के मल्टीपल है। और इस तरह से वैल्यू क्या निकल के आ रही है, इसे अगर नोट करेंगे 0 डिग्री पे 1 था, π/2 पे 0 हो गया, पाई पे -1 हो गया, 3π/2 पे फिर से 0 हुआ। यानी जहां पर देखिए π/2 आ रहा है वहां वो 0 हो रहा है, और जहां पर ये वैल्यू 0 डिग्री आ रही है वहां पर वो 1 ला रहा है। अब इसके बाद ये ऑल्टरनेट करता जाएगा, 1 -1 1 -1 एंड सो ऑन। इसी तरह से साइन में भी अगर आप पूरा ऑब्जर्व करेंगे तो आपको एक ऑब्जर्वेशन दिखेगा, साइन 0 0 है, उसके बाद साइन 3π/2, ठीक, साइन पाई वो 0 है, यानी कि 0 के बाद पाई में फिर 0 हुआ, इसका 2π में फिर 0 हुआ, और ये हमेशा इस तरह से मूव करेगा, π/2 में 1, 3π/2 में -1। इसके बाद जब ये फिर ये इसके बाद हमारे 5π/2 में जाएगा तो वो फिर 1 होगा। इस तरह से ये रिपीट करता हुआ जाएगा। अब हम लोग इस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ कर सकते हैं जो कि क्लास 11 के लिए ही बहुत एडवांस लेवल है, जिसे हम लोग कहते हैं जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन वाले चैप्टर में हम इस तरह के थ्योरी का डिस्कस करेंगे कि अगर साइन की वैल्यू 2nπ + x पर साइन x होती है तो इसका क्या मीनिंग है। इसका मीनिंग यह है कि आप यहाँ से जो समझ रहे हो, क्या देख रहे हो कि ऑलवेज जब भी आप साइन का मल्टीपल कर रहे हो, साइन का मल्टीपल कर रहे हो तो कौन सा मल्टीपल कर रहे हो, π/2 का मल्टीपल कर रहे हो, राइट। π/2 के मल्टीपल पे इसका वैल्यू 1 -1 1 -1 ऑल्टरनेट करके आ रहा है। इसकी एक वैल्यू का हम लोग फॉर्मूला डिफाइन करते हैं इस तरह से। इसे और बहुत अच्छे से इलैबोरेट करेंगे जब हम जाएंगे अपने ट्रिग्नोमेट्रिकल जनरल सॉल्यूशन वाले चैप्टर पे, जो कि इस सीरीज का आखिरी चैप्टर होने वाला है, ठीक है। तब हम लोग इसके बारे में और इलैबोरेटली डिस्कस करेंगे। cos x की वैल्यू क्या दी हुई है, इसी तरह से एक फॉर्मूला दिया गया है जो आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये जो z है, अगर आप लोगों को नहीं पता तो बता दूं, z इंडिकेट करता है सेट ऑफ इंटीजर्स। क्या इंडिकेट करता है, सेट ऑफ इंटीजर्स। मतलब जब भी आप z चूज करोगे, z से कोई वैल्यू चूज करोगे, वो सिर्फ इंटीजर चूज करोगे। सेट का जब हमारा चैप्टर डिस्कशन होगा उसमें आप लोग इसके बारे में इलैबोरेट समझ सकते हो। तो इस तरह से हम लोगों ने एक चीज पढ़ी, एक कंक्लूजन ड्रॉ किया, साइन 0 0 होता है, साइन x का वैल्यू 0 होगा, तब x की वैल्यू 0 या पाई या 2π या 3π, और इस तरह से सारे वैल्यूज पे आएंगे, यानी कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे होगा। अभी हम लोगों ने ये कंक्लूजन यहाँ से ड्रॉ किया था। cos x की वैल्यू कब 0 होगी, अगर x की वैल्यू π/2 है या 3π/2 है या 5π/2 है एंड सो ऑन। इनके साथ प्लस माइनस इसलिए दिया गया है कि आप प्लस π/2 में जाए या माइनस π/2 में जाए, दोनों ही एंगल्स पे जब आप π/2 के प्लस या माइनस में रहेंगे उसकी वैल्यू, cos की वैल्यू 0 आएगी। आप लोगों ने इसे यहाँ पर नोट भी किया, इसे यहाँ पर आपने समझा भी था। चलिए फाइनली इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, फाइनली से कंक्लूजन निकलता है, अगर sin x की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू nπ होगी, और cos x की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू π/2 का कोई भी ऑड मल्टीपल होगा। 2n + 1 का मतलब ऑड होता है। देखिए 2n + 1 में आप n का वैल्यू कोई भी इंटीजर पुट कीजिए, आपको एक ऑड नंबर मिलेगा। सपोज आप 1 पुट करते हो तो ये क्या होगा, 2 + 1 3, राइट। आपने अगर n को 1 पुट किया, अगर आपने n को 2 पुट किया तो क्या ये इवन हो जाएगा, नहीं, 2 2 4 + 1 5, तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आ गई, 5। इस तरह से आप देखोगे जब भी आप कोई वैल्यू लोगे उसके लिए 2n + 1 ऑलवेज ऑड देगा। और आप यहाँ नोटिस कीजिए, ये देखिए हमेशा ऑड है, 1 है, 3 है, 5 है, तो इसके पहले क्या मतलब निकलता है, π/2 का ऑड मल्टीपल लेना होगा। तो ये हमारा एक कंक्लूजन ड्रॉ हुआ, बट इस कंक्लूजन को अभी ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, ये जनरल सॉल्यूशन का पार्ट है। अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के बारे में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए जान लेना क्योंकि इन सब चीजों से ही रिलेटेड और कनेक्टेड है ये हमारी पूरी सीरीज, पूरा ये जो चैप्टर्स चल रहा है। इसे और इलैबोरेट करेंगे इस चीज को जनरल सॉल्यूशन वाले चैप्टर में। अब आगे देखते हैं क्या हमारे पास। तो अगर हम लोगों ने डेफिनेशंस पढ़ा है तो ये चीज मैंने आप लोगों को पहले भी बताई है कि कोसेक साइन का उल्टा होता है, बट तब मैंने आप लोगों को डायरेक्टली सिर्फ कह दिया था। अब आप लोग इसे समझ सकते हो, राइट। वी नाउ डिफाइन अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस जो हम लोगों ने साइन कॉस टैन के बेसिस पे किया था। सेक होगा कॉस का उल्टा, टैन होगा साइन बाई कॉस, कॉट होगा कॉस बाई साइन। ये सारी चीजें हम लोगों को यहाँ से पता चल गई। और इसी के साथ साथ ये भी पता चला कि अगर आप ऐसा लेते हो, कोसेक एक्स को 1/sin लेते हो, तो आपको ये याद रखना होगा कि x की वैल्यू nπ नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि अगर x की वैल्यू nπ होती है तो हम लोगों ने क्या देखा, ये 0 वैल्यू दे देगा, इसकी वैल्यू डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगी, यानी कोसेक का वैल्यू 1/0 यानी अनडिफाइंड हो जाएगा। तो आप कभी भी x की वैल्यू nπ यानी कि पाई का कोई भी मल्टीपल नहीं ले सकते x की वैल्यू। इसी तरह से सेक x का वैल्यू 1/cos जानते हैं, लेकिन उसके साथ कंडीशन ये है कि आप x की वैल्यू 2n + 1 π/2 नहीं ले सकते। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, ध्यान रखिए, मैथमेटिक्स में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वर्ड है कॉन्स्टेंट या कंडीशन, ठीक है, कांस्टेंट नहीं, कांस्टेंट या कंडीशन। कंडीशन वर्ड या कांस्टेंट वर्ड यूज होता है इन चीज को इंडिकेट करने के लिए।
अब जब भी हम पढ़ेंगे, आप लोगों को क्लास 10 के बारे में याद होगा, जब हम लोग पढ़ते थे किसी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, तो कहा जाता था ax² + bx + c = 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बट a = 0 नहीं हो सकता, ये एक कांस्टेंट था। तब हम लोग उसे कोई खास वैल्यू देते नहीं थे, लेकिन अब इसे वैल्यू देनी काफी इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टेंट्स जब भी आपके पास होंगे, कॉन्स्टेंट्स को समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्स्टेंट्स की वजह से गिवन थिंग अनडिफाइंड हो सकती है, यानी जो डेफिनेशन आप पढ़ रहे हैं वो डेफिनेशन वैलिड नहीं होगा। याद कीजिए, क्लास 10 में पूछा जाता था कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्या बताइए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर है तो a = 0 पॉसिबल है? नहीं, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा ही नहीं अगर a = 0 हो गया। तो कॉन्स्टेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डेफिनेशंस में। आप लोगों ने देखा, ये जो डेफिनेशंस हम लोग आज तक जानते थे, उन सब के साथ अपना एक कांस्टेंट है। प्लीज इन सब का एक प्रॉपर नोट बनाइएगा, जानना समझना बहुत जरूरी है। इतने दूर तक पढ़ने के बाद हम लोग आ जाते हैं अपने आगे के पार्ट में। अभी हम लोगों ने ये आइडेंटिटी स्टैब्लिश की थी ना, sin² + cos² = 1। यहाँ से इसी तरह से और आइडेंटिटीज आप स्टैब्लिश कर सकते हैं। 1 + tan² = sec², 1 + cot² = cosec²। ये सारे आइडेंटिटी स्टैब्लिश करने के लिए पूछा गया है y। आप इन y का एक्सप्लेनेशन आसानी से दे सकते हो अपने लास्ट वाले पार्ट को लेकर। अब हम लोग जानते हैं 0, π/6, π/6 का मतलब होता है 30 डिग्री, π/4 का मतलब होता है 45 डिग्री, π/3 का मतलब होता है 60 डिग्री, ये सब आपको पता है। π/2 का मतलब होता है 90 डिग्री, और पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, 3π/2 का मतलब होता है 270 डिग्री, और 2π का मतलब होता है 360 डिग्री। ये सारे वैल्यूज पर साइन की वैल्यू हम लोगों ने पिछले क्लास में जब पढ़ी थी तो 0 से लेकर 90 तक पढ़ा था। आज हम लोग 180 से 360 तक इसमें ऐड कर रहे हैं और इस टेबल को देख सकते हैं। और इस टेबल को इवैल्यूएट करने का जो तरीका है, यानी कि पाई एंगल पे 3π/2 और 2π पे हम लोगों ने ऑलरेडी सीख लिया है। अभी हम लोगों ने देखा था साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, 2π की वैल्यू 0 होती है, 3π की वैल्यू 1 होती है। कॉस की वैल्यू भी हम लोगों ने इसी तरह से देखी थी। अब इसी बेसिस पे आप tan का डेफिनेटली वैल्यू निकाल सकते हैं। tan आप कैसे निकालोगे, तो sin बाई cos करना है। हम लोगों ने डेफिनेशन में सीखा था जब हम लोगों ने प्रिलिमिनरी का वीडियो देखा था। अगर आप लोगों ने सीरीज के प्रिलिमिनरीज के वीडियो मिस किए हुए हैं तो आप लोगों को काफी दिक्कत होने वाली है, मैं बार बार कह रहा हूँ। तो प्लीज प्रिलिमिनरीज की सीरीज को कंप्लीट करें, सारे चैप्टर्स जो मैं पढ़ा रहा हूँ उनका अपना प्रॉपर नोट तैयार करें, तभी मैं आपको प्रिपेयर करवा पाऊंगा जो भी आप जिस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो बेसिक्स को समझने के लिए आप हमारे चैनल के इन वीडियोस को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ये रहा हमारा आज का वीडियो और पूरी चीज को आप समझ चुके हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, ये हमारा नेक्स्ट क्लास होने वाला है। साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन के बारे में जानेंगे, रेंज और डोमेन के बारे में उसके बाद वाले क्लास में जानेंगे। हमारा सिलेबस इसके बाद इस पोर्शन। तो आप लोगों ने आज के क्लास में ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस के बारे में जाना, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ये दो जो वर्ड है क्यों हैं, इनके डिफरेंट वैल्यूज, उनके बारे में जाना। अगले क्लास में साइन के बारे में मैं आपको इलैबोरेटली समझाने वाला हूँ, पूरे नोट्स को फॉलो करूंगा। जैसा कि इन डेप्थ पढ़ा रहा हूँ, अगर इन डेप्थ समझेंगे तो आप लोगों का बेस मजबूत होगा, और जितना बेस मजबूत होगा उतना ही ज़्यादा आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। ये रहेगा हमारा आज का वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस तरह के और सीरीज को ज्वाइन करने के लिए डेफिनेटली आपके पास 2 वीडियोस दिए गए हैं। ऊपर वाले वीडियो को देख सकते हैं प्रीवियस पार्ट को देखने के लिए, नीचे वाले वीडियो को देख सकते हैं, ये पूरा प्लेलिस्ट है, आप लोग उसे एंजॉय कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, डू टेक केयर।